दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखो। Reliance was founded as a startup. Even before startups became, like my father founded Reliance with a table and a chair and 1,000 rupees. It was 5 decades ago. It then became a micro industry, then it became a small industry, medium. Today you can consider as large. Every small business and entrepreneur, right, has the potential in India to become a Dhirubhai Ambani or a Bill Gates. And that is the power, that is what differentiates India from the rest of the world. I think that the entrepreneurial power that we have at the grassroots is enormous. इस वीडियो में अंबानी जी जो कि ऐसे के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है ना, वो सीना ठोक के भाई ये बता रहे हैं कि हमारे भारत में हर एक बंदे के अंदर भाई इतना ज्यादा पोटेंशियल है ना कि वो अगला धीरूभाई अंबानी या बिल गेट्स बन सकता है। लेकिन क्या ये रियलिटी सच में है या फिर मोटा भाई बातों बातों में कुछ ज्यादा ही बातें हवा में बता करके चले गए। हाँ, और भाई एक बात बताओ कि अगर हम इतने ही बड़े टॉप है तो फिर ज्यादातर नौजवान इतनी ज्यादा सुविधा होने के बाद भी कुछ बड़ा उखाड़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि भाई ग्राउंड रियलिटी देखे ना तो मेजोरिटी यूथ भाई पूरा दिन आलसी होकर पड़ा रहता है। और भाई मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ना 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 ना, बल्कि अभी कुछ सालों पहले फिटबिट नाम की कंपनी जो कि स्मार्ट वॉचेस बनाती है ना, उसने भाई 18 कंट्रीज के लोगों के डेटा को कलेक्ट किया और लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्लीप पैटर्न को अच्छे से स्टडी किया और सारे डेटा को अपने सॉफ्टवेयर में डालकर चेक किया ना, तब भाई उन्हें पता चला कि भाई भारत के लोग कुछ ज्यादा स्पेशल है। वो बाकी के 18 देशों के मुकाबले में सबसे ज्यादा आलसी होते जा रहे हैं। इसका प्रमाण भाई आप खुद इस वेबसाइट पे होस्टिंग की हुई इस रिपोर्ट में खुद देख सकते हो। अब भाई ऐसा नहीं है कि लोगों के पास नॉलेज नहीं है, लोगों को पता सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर ही नहीं पाते क्योंकि मेजॉरिटी यूथ भाई पूरा दिन थकान महसूस करती रहती है और आलस के मारे यूं ही फैल के पड़े रहती है। वो लोग गोल तो बनाते हैं कि सुबह 4 बजे उठकर हर दिन 10 घंटा पढ़ाई करनी है, लेकिन थकान के मारे वो 4 बजे तो छोड़ो, सुबह के 7 बजे भी नहीं उठ पाते भाई। और जैसे तैसे करके पढ़ाई करने अगर बैठ भी गए ना तो 1 घंटे के बाद तो वो थक कर सो ही जाते हैं। तो भाई फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? आखिर कैसे हम इस प्रॉब्लम को फिक्स करके पूरा दिन एक्टिव एंड फोकस रहकर मजे से अपना काम पूरा कर सकते हैं? तो दोस्त इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज हम साइंटिफिक प्रूफ एंड एविडेंस के साथ जानने वाले हैं। लेकिन मैं बता दूं दोस्त कि इस वीडियो में मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं बताने वाला, बल्कि सारी चीजें जो प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा प्रमाणित की गई है ना, वही चीजें बिना कोई फिल्टर के मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जिसे वीडियो खत्म होने के बाद आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, अभी के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब दोस्त पूरे दिन की थकान की बात करें ना तो यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग स्कूल के प्रोफेसर ब्रेन प्रिसमार्क सीना ठोक के भाई ये बताते हैं कि सोशल मीडिया ना लोगों की एनर्जी को एक भूखे राक्षस की तरह चूस रहा है। अब पहली बार में तो ये सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन ब्रेन प्रिसमार्क इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हुए क्लियरली ये बताते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग अपनी एनर्जी को भाई 2 तरीके से बर्बाद करते हैं। पहले कि जब वो दूसरों के लाइफ को खुद से कंपेयर करते हैं ना, तब ऐसा करने पर उनके दिमाग में एंजाइटी बिल्ड हो जाती है, जहाँ वो ये सोचते हैं कि वो एक लूजर है जबकि बाकी की पूरी दुनिया अपनी जिंदगी मजे में जी रही है। इसलिए तो जब यही सेम लोग घंटों तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं ना, तब इनके दिमाग को बेचारे को अनशन चीजें एक साथ प्रोसेस करनी पड़ती है, जहाँ भाई हमारा ब्रेन डस्टबिन की तरह अलग अलग इमोशन से भर जाता है। इसलिए तो जो लोग सोशल मीडिया पर पूरे दिन पर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं ना, उन्हें भाई ऐसा सिर्फ फील होता है कि वो पूरे दिन में बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में बस वो बैठे बैठे यही सुस्त होकर थक जाते हैं और कुछ भी नहीं होता। इसीलिए तो भाई जो लोग सोशल मीडिया पे अपने फ्री टाइम पे अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए आते हैं ना, उल्टा वो लोग अपने ब्रेन को फालतू के कामों पे लगा करके अपनी 70 to 80% एनर्जी को भाई यूं ही बर्बाद करके चले जाते हैं और फिर बताते हैं कि भाई हम तो थक गए पूरे दिन में, हमें तो दिमाग और शरीर में जान ही नहीं बची। भाई कैसे बचेगी, क्योंकि सारी एनर्जी तो हमारी सोशल मीडिया खा गया। और ये बात कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि सितंबर 2019 में जर्नल ऑफ बिहेवियरल एडिक्शन ने बकायदा इस बात को रिसर्च के साथ प्रूव किया है, जिसे अभी आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हो। अब हाँ, ये बात भी सच है कि ये इकलौती ऐसी चीज नहीं है जो हमें पूरे दिन थकान महसूस करवाती है, बल्कि सन 2019 में हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल होस्ट किया, जहाँ उन्होंने बकायदा अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि कैसे हम इंडियंस भाई बेफालतू में ही रात भर जागते रहते हैं, जिस वजह से ही भाई जापान के बाद भारत दूसरे नंबर पर एक ऐसा देश बन जाता है जहाँ के लोग सही से सोते ही नहीं है भाई। अब भाई मुझे पता है कि ये बात सुनकर कई लोग कहेंगे कि भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, हम तो भले ही रात को 2 बजे सोए लेकिन उठते तो है 9 से 10 बजे, और मजाल है कि इस बीच में हमें कोई उठा करके दिखा दे। हम तो भाई अपनी नींद पूरी तरीके से फैल के लेते हैं। तो दोस्त यहाँ पे साइंस का कहना है कि हम कितने घंटे सोते हैं वो जरूरी नहीं है, बल्कि हम कितने बजे सोते हैं और कितनी डीप स्लीप लेते हैं ना, वो जरूरी है। अब भाई इसके बारे में जब रिसर्च की गई ना, तब पता चला कि भले ही इंडिया में लोग 8 से 9 घंटे सोते तो जरूर है, लेकिन वो डीप स्लीप बस 77 मिनट की होती है, क्योंकि भाई रियलिटी में ज्यादातर इंडियंस की स्लीप क्वालिटी बहुत ही ज्यादा पुअर है।
इसलिए तो मेजॉरिटी यूथ पूरे पूरे दिन आलसी होकर यूं ही पड़े रहते हैं। इसलिए भाई क्लियरली समझ लो कि इस आलस के मायाजाल को तोड़ने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी स्लीपिंग पैटर्न को ठीक करना होगा, ताकि हम कम समय सोकर भी पूरा दिन एक्टिव महसूस कर सके। अब भाई ये सुनकर कई लोग बोलेंगे कि भाई हम जल्दी सोना तो चाहते हैं, लेकिन हमें जल्दी नींद ही नहीं आती, और वैसे भी ये डीप स्लीप लेना हमारे बस की बात थोड़ी ना है, ये तो सब नेचुरली होता है ना। तो भाई इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ना अगस्त 2013 में इंडियन एक्सप्रेस ने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल होस्ट किया, जहां न्यूट्रिशन ऋषि चौधरी जी ने साफ साफ तौर पे ये बता दिया कि अगर आप हर दिन ज्यादा नहीं बल्कि 7 बजे तक अपना डिनर कर लेते हो ना, तो आपकी स्लीप ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है भाई। बस आपको ये ध्यान रखना है कि डिनर ज्यादा हैवी ना हो, ताकि आपकी बॉडी उसे इजीली डाइजेस्ट कर पाए, बस इतना ही करना है। अब आप पूछोगे कि भाई इससे क्या होगा, इसके पीछे सच में कोई साइंस वाइंस है या फिर यूं ही बात हवा में फेंके जा रहे हो? तो भाई साइंस क्लियरली यहाँ पे ये कहता है कि जब हम खूब सारा पेट भर कर खाना खा लेते हैं ना, तो इससे हमारी बॉडी को उसे पचाने के लिए ओवर टाइम काम करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे कि हमें कभी भी गहरी नींद आती ही नहीं है। लेकिन वहीं जब आप 7 बजे तक अपना डिनर का कार्यक्रम पूरी तरीके से खत्म कर लेते हो ना, तब भाई अगले 3 घंटे में यानी कि 10 बजे तक आपका पेट डाइजेशन का सारा काम क्लियरली खत्म कर देता है, और फिर 10 बजे से तो हमारी बॉडी में अपने आप ही मेलाटोनिन की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे कि हम अपने आप ही गहरी नींद में चले जाते हैं। जिसके बाद अगर भाई आप सुबह 4 बजे भी उठोगे ना, तब भी आपके अंदर घोड़े जैसी ताकत रहेगी। चाहो तो कल खुद आजमा लेना, आपको क्लियरली पता चल जाएगा। क्योंकि ये सीक्रेट फॉर्मूला भाई अनुष्का शर्मा और विराट कोहली भी आज के जमाने में फॉलो करते हैं, आप खुद यहाँ पे देख सकते हो। Is to sleep early. I sleep between 9:30 at night. I think that'll Is be it hard. true every day, every night you're sleeping at night? I don't have a social life. I'm okay with it. I don't care. Yeah. But eat early. I eat early dinner, and I think it's doing wonders to my health. 7? What time? 6? By 5:30, 6 dinner's done. और भाई ये लोग कोई अंधाधुंध किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन छुपा हुआ है। इन सभी मिलेनियल लोगों को एक बात अच्छे से पता है भाई, कि हर एक इंसान को पूरे दिन एनर्जेटिक रहने के लिए 9 पॉइंटर्स की नींद तो भाई चाहिए ही चाहिए होते हैं। 9 पॉइंटर्स की, ना कि 9 घंटे की दोस्त। और भाई एक आम इंसान यहीं पे धोखा खा जाता है और पूरी जिंदगी 8 से 9 घंटे की नींद मिलने के पीछे पागल रहता है, जबकि यहाँ कहानी तो भाई पॉइंटर्स की है, ना कि घंटों की, जिसे एक्चुअली में हमारे पूर्वजों अच्छे से जानते थे। इसलिए तो वो रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठने का रूटीन फॉलो किया करते थे, क्योंकि भाई उनको अच्छे से पता था कि जब हम रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक सोते हैं ना, तो हमें हर घंटे में 2 पॉइंटर मिलते हैं। वहीं अगर हम रात 12 बजे से लेकर 3 बजे तक सोते हैं ना, तो हमें हर एक घंटे का 1 पॉइंटर ही मिलता है। और भाई अगर हम रात 3 बजे के बाद पूरे दिन भर में कभी भी सोते हैं ना, तो इससे हमें हर घंटे आधा या उससे भी कम पॉइंटर की नींद मिलती है। यानी कि एक ऐसा इंसान जो रात को रील वगैरह देखकर 1 बजे सोता है और सीधा 9 बजे उठता है ना भाई, वो घंटों के हिसाब से तो देखा जाए तो टोटल 8 घंटे की नींद पूरी कर लेता है। लेकिन अगर हम उसे पॉइंटर के हिसाब से देखें ना, तो रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक की नींद हो गई 2 घंटे की, यानी कि यहाँ पे उसे मिले 2 पॉइंटर्स। और फिर इसके बाद 3 बजे से लेकर सुबह 9 बजे की नींद के हो गए भाई टोटल 6 घंटे। लेकिन भाई क्या करें, यहाँ पे तो उसे हर एक घंटे में सिर्फ हाफ पॉइंटर की ही नींद मिली है, इसलिए टोटल हुए 3 पॉइंटर। अब इन सारे पॉइंटर्स को अगर काउंट करेंगे ना, तो ये हो गई 2 + 3 = 5 पॉइंटर्स। यानी कि भाई नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को चाहिए होता है 8 से 9 पॉइंटर की नींद, लेकिन यहाँ पे इन भाई साहब को सिर्फ 5 पॉइंटर की ही नींद मिली। अब जाहिर सी बात है कि इतने कम पॉइंटर के साथ हमारी बॉडी भाई सही से रिकवर ही नहीं हो पाती, इसलिए तो 9 घंटे की नींद लेने के बाद भी हम पूरा दिन आलसी और थका हुआ फील करते हैं। इसलिए ही तो भाई हमारी भारतीय संस्कृति में रात को 9 बजे सोकर सुबह 4 बजे उठने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, ताकि हम कम से कम समय सोकर भी पूरी रिकवरी ले सके। और भाई ये बेसिक सी चीज को आज दुनिया के मल्टी मिलियनर लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं, इसलिए तो वो बिना कोई सवाल जवाब के हमेशा से जल्दी सोना प्रेफर करते हैं। लेकिन हाँ दोस्त, अगर आप सारी हैबिट एंड रिचुअल को सही से फॉलो कर रहे हो, लेकिन फिर भी टायर्डनेस और आलस आपका पीछा नहीं छोड़ रही है ना भाई, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। क्योंकि अगर इस डेटा की बात करें ना, तो पूरी दुनिया में 25% लोग ऐसे हैं जिन्हें एनीमिया होता है, और ये भाई बॉडी की एक ऐसी कंडीशन है जहाँ लोगों की बॉडी के अंदर RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स की मात्रा काफी कम हो जाती है। और इस कंडीशन में भाई लोगों को हमेशा कमजोरी, आलस और थकान महसूस होता है। और ये बात मैं नहीं बल्कि हार्वर्ड हेल्थ ने खुद अपनी वेबसाइट पर होस्टिंग करके इस रिपोर्ट में दिखाया है, जिसे आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर अभी तक सारी सच्चाई जाने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है ना कि भाई मैं तो अपनी बुरी आदतों को छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या ही करूँ, तो भाई आपको ये लेफ्ट वाली वीडियो अभी देख लेनी चाहिए, ये आपको मदद करेगी। बाकी आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना, और ऐसे ढांसो लाइफ चेंजिंग वीडियोस को हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। लेकिन हाँ, वीडियो खत्म होने से पहले इस हफ्ते की नॉलेजेबल टिप है UPI। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा कि आखिर ये UPI जैसी
चीज जिसे हमारे देश का हर एक बंदा एक चिप्स का पैकेट खरीदने से लेकर दुनिया के बड़े बड़े कंपनी के शेयर खरीदने के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है, वो आखिरकार हमें फ्री में क्यों मिलता है? आखिर ऐसा कौन सा लॉजिक है उसके पीछे? क्या उसकी कोई कॉस्टिंग वॉस्टिंग नहीं आती है क्या? तो भाई यहाँ पे रिपोर्ट की माने ना तो बैंक एंड एनपीसीआई को हर एक 1000 रुपीज के ट्रांजेक्शन पर 2.5 रुपीज देने पड़ते हैं। हाँ भाई, इतने छोटे अमाउंट को देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि भाई 2.5 रुपए के लिए इतना दिमाग क्यों लगाना, छोड़ दो ना इसको। भाई अगर हम इसके बिगर पिक्चर को देखेंगे ना तब आपको रियलिटी समझ में आएगी, क्योंकि भाई एक्चुअली में हर महीने यूपीआई के थ्रू 13 लाख करोड़ से भी ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं। तो भाई इस हिसाब से अगर हम हर एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट की बात करें ना तो ये करीब करीब 3000 करोड़ रुपीस होते हैं, वो भी हर महीने के, जो भाई सरकार अपनी जेब से भरती है। अब भाई मुझे पता है कि ये डेटा सुनकर आप सोच रहे होंगे कि भाई बात में तो दम है, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि भाई ये सरकार हमारे ऊपर इतनी मेहरबान क्यों है? आखिर उनको ऐसा क्या फायदा हो रहा है? तो भाई यहाँ पे चालाकी भरे 2 कारण छुपे हुए हैं, जिसमें पहला ये कि सरकार ये खुद चाहती है कि देश में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़े ताकि करप्शन कम से कम हो जाए, और वहीं इसके पीछे दूसरा कारण ये है कि जब लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो उनके पैसे इधर से उधर नहीं जाते, बल्कि भाई पैसों के रूप में बस नंबर इधर से उधर जाते हैं एक बैंक से दूसरी बैंक में, जबकि रियल में तो भाई सारे पैसे बैंक के पास ही होते हैं, जिसका इस्तेमाल भाई बैंक चालाकी से अलग अलग जगहों पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके रख देती है, जिससे कि भाई बैंक अंधा पैसा छापती है, और इसीलिए यूपीआई हमारे लिए फ्री में रखा गया है। तो भाई अब आप मुझे बताओ कि आपके अनुसार ये यूपीआई फ्री करना सही है या गलत? आप अपना जवाब मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।